नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल द सेवंथ गियर में। अगर आप भी माता वैष्णो देवी का प्रोग्राम बना रहे हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको पूरे माता वैष्णो देवी ट्रिप का प्लान करना है। घोड़े, पिट्ठू और पालकी के इस साल क्या रेट रहने वाले हैं, वैष्णो देवी में खाने पीने की क्या व्यवस्था है और पूरी यात्रा करने में आपका संपूर्ण क्या बजट आएगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, तो बने रहें वीडियो के लास्ट तक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, माता वैष्णो देवी मंदिर विशालकाय त्रिकुटा पर्वत 5200 मीटर की ऊंचाई पर यानी कि 5200 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर आदिशक्ति स्वरूप महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती पिंडी रूप में त्रेता युग से एक गुफा में विराजमान है। वेद पुराणों के हिसाब से ये मंदिर 108 शक्तिपीठ में भी शामिल है और यहाँ लाखों लोग हर साल दर्शन करने के लिए आते हैं। जो भगत सच्चे मन से माता के दरबार में आता है, उनकी मनोकामना माता अवश्य पूरी करती है। दोस्तों, अगर आप माता वैष्णो देवी दर्शन की प्लानिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको कटरा आना पड़ेगा और कटरा से 12 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके आप माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंच सकते हैं। कटरा पहुंचने का सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है वाया ट्रेन। दोस्तों, कटरा में रेलवे स्टेशन है तो आप अपने शहर से डायरेक्ट ट्रेन यहाँ के लिए आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट ट्रेन ना मिले तो उस केस में आप जम्मू तवी रेलवे स्टेशन, जो कि जम्मू में है, आप वहाँ पर भी आ सकते हैं और जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से आप ट्रेन चेंज करके कटरा रेलवे स्टेशन पहुँच सकते हैं। इसके अलावा जम्मू रेलवे स्टेशन से आप बस लेकर भी कटरा पहुँच सकते हैं। जम्मू से कटरा 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहाँ पर पहुँचने में आपको 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा। दोस्तों, जम्मू से कटरा जाने का रास्ता बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप रास्ते में माउंटेन्स के ब्यूटीफुल लैंडस्केप देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपके पास तीसरा ऑप्शन है, आप जम्मू वाया फ्लाइट भी आ सकते हैं या फिर टैक्सी लेके आप लोग कटरा पहुंच सकते हैं। दोस्तों, ये 2-3 ऑप्शन है कटरा पहुंचने के, चॉइस आपकी है। जो भी आपको अच्छा लगे आप उस माध्यम से कटरा पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं, जब आप कटरा पहुंच जाएंगे तो आपको होटल की रिक्वायरमेंट होगी। कटरा में होटल आपको किस बजट में मिलेगा? तो दोस्तों, कटरा में 600 रुपये से होटल स्टार्ट हो जाते हैं और 600 से लेके आपको आपके बजट के हिसाब से जो भी होटल आपका मनपसंद रहता है, 2000, 3000, 10,000 तक भी आपको यहाँ पे होटल मिल जाएंगे। होटल आप कटरा मेन मार्केट या फिर हेलीपैड रोड पे ले सकते हैं या फिर आप बस स्टैंड के पास भी होटल ले सकते हैं। यहाँ पर डॉर्मेट्री की सुविधा भी श्राइन बोर्ड के द्वारा उपलब्ध रहती है, जिसकी बुकिंग पहले ही हमें करवानी पड़ती है, जो कि श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पे होटल वाले आपको कैब सर्विस भी देते हैं, जैसे कि वो आपको स्टेशन से पिक कर लेंगे और उसके बाद जब आप रेडी हो जाएंगे तो वो आपको जहाँ से यात्रा शुरू होती है वहाँ पर ड्रॉप कर देंगे और उसके बाद जब आप रिटर्न यात्रा करके आओगे तो वहाँ से ये लोग जो हैं वो आपको रिसीव भी कर लेते हैं। तो दोस्तों, आगे बात करते हैं, जब आप यात्रा के लिए निकलोगे तो उससे पहले आपको बनवाना पड़ेगा RFID कार्ड। RFID कार्ड बेसिकली एक यात्रा पास है जो कि मैंडेटरी होता है, तभी आप जो है यात्रा कर पाएंगे। अगर आपकी फैमिली में 4 लोग हैं तो आप सभी का अलग अलग से RFID कार्ड बनेगा। ID कार्ड 5 साल के ऊपर सभी व्यक्ति को बनना जरूरी है। यहाँ ऑनलाइन नहीं बनता है और इसका कोई भी चार्ज नहीं लगता है। RFID कार्ड बनवाने के लिए आपको जो है आपको कोई भी ID प्रूफ चाहिए होगा, जैसे आधार कार्ड, DL, और कार्ड बनाते समय सभी मेंबर को प्रेजेंट रहना पड़ेगा।
कार्ड बनने के बाद आपको 6 घंटे के अंदर अंदर यात्रा शुरू करनी पड़ती है, क्योंकि यात्रा शुरू करने से पहले जो 2-3 चेक पोस्ट पड़ती हैं वहाँ पे आपको आपका RFID कार्ड दिखाना पड़ेगा, जो कि आपको 6 घंटे से पहले ही वहाँ पे चेक पोस्ट क्रॉस करनी पड़ेगी। वापस आते समय आपको ये कार्ड रिटर्न भी करना होता है। आप लोग कटरा मेन चौक, कटरा बस स्टैंड, कटरा रेलवे स्टेशन या फिर जम्मू एयरपोर्ट पे भी RFID कार्ड बनवा सकते हैं। जैसे ही आप इन स्थान पर पहुंचेंगे आपको काउंटर दिख जाएगा और वहाँ पे जस्ट आपको अपनी फैमिली के साथ जाना है, सबके ID प्रूफ देने हैं और वे आपको RFID कार्ड बनाकर दे देंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं अब आगे का बताता हूँ। आप कटरा पहुंच गए, उसके बाद आपने होटल भी ले लिया और उसके बाद आपने RFID कार्ड बनाने के बाद जब यात्रा शुरू कर दी है, तो दोस्तों वैष्णो देवी माता जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक बाणगंगा मार्ग और दूसरा ताराकोट मार्ग। दोस्तों अगर बात करें ताराकोट मार्ग की, तो अगर आपको पैदल यात्रा करनी है, आरामदायक यात्रा करनी है, तो आप ताराकोट मार्ग से जा सकते हैं, क्योंकि इस रास्ते पे ना ही आपको घोड़े, खच्चर या पालकी देखने को मिलेगी। ये बहुत ही साफ़ सुथरा रास्ता है, बीच बीच में आपको ब्यूटीफुल नज़ारे देखने को मिलेंगे। ताराकोट से अर्धकुंवारी 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। अर्धकुंवारी से जो माता वैष्णो देवी का भवन है वह 5 किलोमीटर रह जाता है। टोटल आपको 12 किलोमीटर यात्रा करनी पड़ेगी। इस रास्ते में दोस्तों नॉर्मल चढ़ाई होती है, जगह जगह पर आपको खाने पीने की व्यवस्था भी मिल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे वॉशरूम्स, टॉयलेट सब बने हुए हैं, जो कि बहुत नीट एंड क्लीन है। इसके अलावा जगह जगह पार्क बने हुए हैं, जहाँ पर आप आराम कर सकते हैं और सुंदर नज़ारे देख सकते हैं। जैसे ही आप लोग यात्रा शुरू करोगे, आपको यहाँ से लाठी भी मिल जाएगी, जो कि काफ़ी सहायता करती है। इससे जो है काफ़ी चलने में मदद मिलती है। और रास्ते में बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पे आप खाते पीते आराम से जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत लोग मिल जाएंगे जो कि जय माता दी के जयकारे लगाते हुए चलते जाएंगे, और आपको भी उन सबको देखकर शक्ति मिलेगी कि आप आराम से अपनी थकान दूर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ खाने को पीने को मिल जाएगा, अलग अलग तरह की दुकानें आपको मिल जाएंगी। दोस्तों 6 से 7 किलोमीटर चलने के बाद जब आप अर्धकुंवारी पहुँचते हैं, अर्धकुंवारी में अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो आपको अराउंड 10 से 15 घंटे लगेंगे। तो आप क्या कर सकते हो कि आप नंबर लगा के भवन पे जा सकते हो। भवन पे दर्शन वगैरह करने के बाद आप भैरव बाबा के दर्शन करके फिर जब तक आप वापस आओगे तब तक आपका अर्धकुंवारी में भी नंबर आ जाएगा। और दोस्तों अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हो, ताराकोट मार्ग से जा रहे हो, तो इसके बाद आप अर्धकुंवारी में भी 2 रास्ते हैं, जिसमें से एक में आपको घोड़ा खच्चर मिलेंगे और दूसरा रास्ता है जो हिम मार्ग, उससे आपको घोड़े खच्चर नहीं मिलेंगे। आप वही रास्ता चूज़ करें, क्योंकि रास्ता काफ़ी साफ़ सुथरा है और चढ़ाई भी बिल्कुल नॉर्मल है। दोस्तों जब आप अर्धकुंवारी से आगे बढ़ेंगे और हिमकोटी मार्ग लेते हैं, तो श्राइन बोर्ड की तरफ से काफ़ी अच्छे आपको भोजनालय देखने के लिए मिलेंगे। इनका दाम भी कम होता है और खान पान भी काफ़ी अच्छा होता है। जब भवन से आप 1 से 1.5 किलोमीटर पास होंगे तो आपको भवन जो है वो दिखाई देने लगेगा, और जैसे ही आपको भवन दिखाई देगा आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। दोस्तों अगर बात करें दूसरे मार्ग की, तो वहाँ पर आपको पिट्ठू, खच्चर, पालकी सभी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, पर यहाँ पर आप पैदल यात्रा भी कर सकते हो। लेकिन थोड़ी रास्तों में गंदगी होती है, क्योंकि घोड़े खच्चर यहाँ पे काफ़ी रहते हैं। और अगर बात करें चार्जेस की, तो आप घोड़ा खर्चा करते हैं तो वह आपको अर्धकुंवारी तक 650 और भवन तक 1100 रुपये अभी के हिसाब से लेते हैं। अगर आप 6 महीने या साल के बाद आते हो तो थोड़ा हो सकता है कि प्राइस ऊपर नीचे हो जाए। दोस्तों जब आप यात्रा शुरू करेंगे तो बाणगंगा चेक पोस्ट पे आपके बैग चेक होते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप कोई भी कैमरा या ड्रोन साथ में लेकर नहीं जा सकते। कोई भी हथियार या फिर नशीली वस्तु आपके पास नहीं होनी चाहिए। बस आप फ़ोन का चार्जर, फ़ोन
और अन्य सामान जो कि खाने पीने का, ये सब लेके जा सकते हैं। उसके अलावा बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स, लैपटॉप, कंप्यूटर आदि कुछ भी अलाउड नहीं है। अगर आप बाणगंगा मार्ग लेते हैं तो बाणगंगा चेक पोस्ट पे आपकी चेकिंग होती है, और अगर आप ताराकोट मार्ग लेते हैं तो उसके बाद आपकी वहाँ पर भी चेकिंग होती है। दोस्तों, जैसे ही आप यात्रा गेट से आगे बढ़ेंगे तो बाणगंगा प्लेस आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर माता वैष्णो देवी के बाण से गंगा प्रकट की थी। और ऐसी यही एक मान्यता है कि जो भी भगत यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं, यहाँ पे स्नान करते हैं, उसके बाद ही वे आगे प्रस्थान करते हैं। थोड़ा सा आगे चलते ही 1 किलोमीटर आगे जाने के बाद आपको चरण पादुका नामक जगह मिलेगी, जहाँ पर माता ने अपने चरण चिन्ह छोड़े थे, जहाँ पे अब काफ़ी भव्य मंदिर बना हुआ है। जिनको अर्धकुंवारी के बारे में नहीं पता तो दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पर माता ने काफ़ी लंबे समय तक तपस्या करी थी, और इसे गर्भ जून भी कहा जाता है। यहाँ पर माता रानी ने 9 महीने तक तपस्या करी थी। यहाँ पर दोस्तों काफ़ी वेटिंग चलती है, क्योंकि जो गुफा है उसका रास्ता बहुत ही छोटा है, और इसलिए जो यहाँ पर बैच नंबर चलते हैं, और एक बैच में 50 लोग जाते हैं। उसके बाद जब आपका जो बैच होगा उसकी बारी काफ़ी लेट आएगी, इसीलिए लोग वापस आते समय ही यहाँ पर दर्शन करते हैं। अब हम बात करते हैं जो और 2 ऑप्शन हैं। एक तो आप हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं, या फिर आप बैटरी कार से भी जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, बैटरी कार के साथ समस्या ये है कि बैटरी कार आपको अर्धकुंवारी तक मिलेगी, यानी कि स्टार्टिंग के जो 6-7 किलोमीटर हैं वो आपको पैदल या पिट्ठू पालकी से ही जाना पड़ेगा। बैटरी कार जो है वो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से मिल जाएगी। ऑफलाइन बहुत कम चांस होते हैं, लेकिन ऑनलाइन आप एडवांस में टिकट करवा सकते हैं। और वैसे ही अगर आप हेलीकॉप्टर की टिकट बुक करवाते हैं तो वो भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से अवेलेबल होती है। दोस्तों, जो बैटरी कार है वो सुबह 8 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक चलती हैं, और इसका जो अर्धकुंवारी से भवन तक का किराया रहता है वो रहता है 350 रुपये। और वही अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो उसका किराया एक साइड का तकरीबन रहता है 1800 रुपये। जो दोस्तों हेलीकॉप्टर है वो आपको सांझी छत पे उतारेगा, जो कि भवन से 2.5 किलोमीटर पहले पड़ता है, और उसके बाद भी आपको घोड़ा पालकी वगैरह पिट्ठू मिल जाएंगे, जो कि आप 2-2.5 किलोमीटर आपको छोड़ देंगे, या फिर आप 2-2.5 किलोमीटर पैदल यात्रा भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप पैदल यात्रा करके जाते हैं तो आपको भवन पर पहुंचने में 6 से 8 घंटे लगेंगे। ये इस पे डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है और आप कितना टाइम लगाते हैं। वैसे आप तकरीबन 6 घंटे में भी ऊपर पहुंच सकते हैं। अगर आप हेलीकॉप्टर से जाते हैं तो 5 से 7 मिनट में आप सांझी छत पर पहुंच जाओगे, और उसके बाद 1 से 1.5 घंटा लगेगा आपको भवन तक पहुंचने के लिए। दोस्तों, जब आप भवन पे पहुंच जाओगे तो भवन पर पहुंचकर भी आपको ऊपर भी रूम की जो है सर्विस अवेलेबल हो जाएगी, पर लेकिन ये आपको ऑनलाइन ही बुक करवाना पड़ेगा, क्योंकि जो है ऑफलाइन ये अवेलेबल नहीं रह पाते हैं, हमेशा ये फुल ही होते हैं। तो कोशिश करें कि अगर आपको ऊपर रूम बुक करवाना है तो आप पहले से ही बुक करवा के आए, जो कि श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके बाद अगर आप भवन पर माथा टेकने के बाद भैरव बाबा के दर्शन करने जाना चाहते हैं तो आपको मैं बता दूं कि रोपवे से भी आप जा सकते हैं, पर लेकिन रोपवे में एक बार में 40 से 50 लोग जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही लंबी लाइनें और भीड़ लगी रहती है, तो उसमें काफ़ी समय लग जाता है। और जो रोपवे है वो शाम को 5 बजे तक ही खुला रहता है। तो इसलिए अगर आप स्वस्थ हैं और आप जा सकते हैं तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप पैदल ही चले जाएं, क्योंकि 1.5 से 2 घंटे का रास्ता है। दोस्तों, अगर जम्मू कश्मीर की बाहर की स्टेट से आप आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपके प्रीपेड सिम वर्क नहीं करेंगे। आपको कटरा से ही
सिम परचेज़ करनी पड़ेगी या फिर आपको पोस्टपेड सिम अपने साथ लानी पड़ेगी। यही 2 ऑप्शन आपके पास रहेंगे। अगर आप कटरा से सिम परचेज़ करते हैं तो वो आपको 15 से 20 मिनट में सिम चला के दे देंगे। और इसका प्लान नॉर्मल 250, 300, 400 रुपए के हिसाब से जो भी प्लान आप लेते हैं 50-100 रुपये वो ऊपर लेते हैं और वो आपको सिम दे देते हैं। आपकी ये जो सिम है सिर्फ ये जम्मू कश्मीर में ही चलेगी और जैसे ही आप वापस जाते हैं तो जम्मू कश्मीर से निकलते ही आपकी ये सिम बंद हो जाएगी। अगर हम बात करें बजट की, क्या बजट आएगा, तो दोस्तों देखो बजट तो आप पे डिपेंड करता है कैसे आप होटल लेते हैं, किस माध्यम से आप कटरा पहुंचते हैं और कटरा पहुंचने के बाद किस तरह से आप अपनी यात्रा कंप्लीट करते हैं। उसके बाद आप कितने लोग हैं, कहां आप खाते हैं, ऊपर ठहरना या फिर जो भी है सारा। तो ये अगर आप एवरेज हम एक लेके चलें तो आपका 4 से 5,000 रुपये में आप आराम से ये यात्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको इस वीडियो से सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट हो या कुछ इंक्वायरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या आपके काम आई तो आप लाइक कर देना और नीचे कमेंट में दोस्तों जय माता दी ज़रूर लिख जाइएगा। बाकी दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।